वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक बनते हैं, तो हर एक चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। क्योंकि ये सॉलिड स्टेट है तो यहाँ पे हमको 2D से लेके 3D स्ट्रक्चर्स तक भी एज्यूम करने हैं। 2D प्लेन है तो 3D एज्यूम करने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट थोड़ा कोशिश करिए, आसानी से सब कुछ हो जाएगा। आज थोड़ा 3D का मैटर ज़्यादा आएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, कैलकुलेटिव होता है, क्वेश्चंस लंबे भी आते हैं, इसलिए इस पर प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, सो डेंसिटी क्या होता है तो आप जानते होंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक। सो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल की बात करते हैं यहाँ पे, तो सेम उसी फार्मूले पे हम डेंसिटी का फार्मूला रिड्यूस करेंगे और वहाँ पे उस फार्मूले को याद रखेंगे कि हर एक न्यूमेरिकल्स जो भी डेंसिटी से रिलेटेड होएगा वो इसी से ही सॉल्व होगा। सो इफ द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द यूनिट सेल इज़ नोन, वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल एज फॉलो। अगर हमें किसी भी क्रिस्टल लैटिस का यूनिट सेल का एज लेंथ पता है तो हम उसका डेंसिटी निकाल सकते हैं, बट हाउ? सो लेट्स सी फर्दर। लेंथ ऑफ द यूनिट सेल बी एल, उसका लेंथ जो है वो हम एल मान लेते हैं। हैज़ द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल एल क्यूब, क्योंकि हम यूनिट सेल को ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है, क्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, तो सारी लेंथ जो होंगी बराबर होंगी, तो उसका वॉल्यूम कैसा हो गया? एल क्यूब, ठीक है। दिस इज इक्वल टू वी सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका लेंथ हो गया। सो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ये बेसिक रिलेशन है डेंसिटी का, मास का और वॉल्यूम का एक दूसरे से, तो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इसको कुछ भी पूछा जा सकता है, यूनिट सेल का मास पूछा जा सकता है, उसका वॉल्यूम पूछा जा सकता है, डेंसिटी तो मान लीजिए पूछता ही है। तो इस तरह से हम उसको, उस फार्मूले को तोड़ मरोड़ करके किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मास ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल इनटू द मास ऑफ वन एटम। एक एटम का मास निकाल लेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल, तो हमको दे देगा क्या? टोटल मास ऑफ द यूनिट सेल। If the number of atom present in the unit cell is n and the mass of one atom is m, so what will be the total mass of unit cell is equal to nm। आई बात समझ में? बट द मास ऑफ वन एटम ये कैसे निकालेंगे? सो किसी भी एटम का मास निकालने के लिए उसको एटॉमिक मास अपॉन अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमको मास ऑफ वन एटम दे देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम मास निकाल लेंगे। सो मास ऑफ यूनिट सेल n इंटू कैपिटल M अपॉन Na क्या यहाँ पे अवोगाड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻24 होता है। और मास जो निकालना है हमको, जो M है यहाँ पे एटॉमिक मास है किस यूनिट सेल का, से NaCl है तो सोडियम क्लोराइड, किसी एक पर्टिकुलर एटम का बना हुआ तो उसका मास जो होता है एटॉमिक मास, उसको हम रखेंगे वहाँ पे, ठीक है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को अब हम पुट करते हैं, वॉल्यूम हमको पता चल गया एल क्यूब होता है, और मास ऑफ यूनिट सेल पता चल गया n इंटू कैपिटल M अपॉन Na होता है। सो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n इंटू कैपिटल M अपॉन V इंटू Na अवोगाड्रो नंबर, वॉल्यूम हमारा एल एज लेंथ होगा वहाँ पे, एल लेंथ का क्यूब, एल क्यूब लिखते हैं वहाँ पे, V की जगह पे हम एल क्यूब भी पुट अप कर सकते हैं। Nm हमारा क्या होता है? फार्मूला हो गया वहाँ पे n इंटू M, ठीक है। तो ये जो बेसिक फार्मूला है हमारा किसका? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का, याद रखना है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, IIT JEE में, हमारे जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अदर एग्जामिनेशन से नेट वगैरह का हो गया तो वहाँ पर भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो थोड़े हाई क्वालिटी के होते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अपने लेवल पे क्या होता है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो सिंपली हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं होता है, बट फिर भी थोड़ा बड़ा तो होता ही है, ठीक है। चलिए, ये हमारा डेंसिटी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब आती है क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स। तो किसी भी यूनिट सेल की पैकिंग कैसे होती है, क्या क्या उसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसको पढ़ना है बेसिकली हमको यहाँ पे। सो द सॉलिड्स विच हैव नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग, देयर स्ट्रक्चर्स आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन।
किसी भी सॉलिड में जो कि नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड से बना होता है, उसमें नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो उसका स्ट्रक्चर हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? उसके ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन से। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कौन सा एटम कहाँ पे बना हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ है, और उसकी बॉन्डिंग किसके साथ है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका ज्योमेट्रिकल शेप देख लेते हैं, उसका कंसिडरेशन देख लेते हैं, तब हम उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर सच सॉलिड्स इट इज़ फाउंड दैट द लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर is that in which the each particle is surrounded by the greatest possible number of neighbors। और ऐसे सॉलिड्स में यह पाया गया है कि उसकी जो एनर्जी होती है सबसे कम तब होगा जब वो एटम के चारों तरफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से सराउंडेड हो। मतलब पर्टिकुलर उस यूनिट सेल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो जितना ज़्यादा हाई होगा, वो पैकिंग उतनी ही स्टेबल होगी, उतनी ही लो एनर्जी होगी। In order to understand the structure of such solid, let us consider the particle as a hard spheres of equal size in 3 dimensional। तो इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं? इसको समझने के लिए हम कुछ एजम्पशन करते हैं, और वो क्या है कि हर एक एटम को हम एज ए स्फीयर जो इक्वल साइज़ का है एक 3 डायमेंशनल स्पेस में, उसको कंसिडर करते हैं कि हर एटम एक स्फीयर जैसा है, उसका साइज़ इक्वल है। Although there are many ways to arrange the hard spheres, but the one in which the maximum available space is occupied will be economical, which is known as the closed packing। इस तरह से तो हम सॉलिड स्फीयर को कई तरह से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कि मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस क्या होता है उस यूनिट सेल का ऑक्यूपाई हो जाए उस सॉलिड स्फीयर के द्वारा, तो उस तरह की जो पैकिंग होती है जो इकोनॉमिकली जो होता है उसको कम्प्लीटली कवर करे। कंप्लीट तो नहीं हो सकता क्योंकि वो हार्ड स्फीयर्स है एंड नॉट कि क्यूबोइडल ब्लॉक है, तो स्फीयर है तो बीच में कुछ जगह बचेंगी, वो अलग क्राइटेरिया है, उसको हम अलग से स्टडी करेंगे। तो उस तरह का स्ट्रक्चर सबसे इकोनॉमिकली बेस्ट होता है जहाँ पे वो स्फीयर उस यूनिट सेल में उस अरेंजमेंट में मैक्सिमम स्पेस जो अवेलेबल है उसको कवर करे, उसको ऑक्यूपाई करे। तो इस तरह की जो पैकिंग होती है उसी को बोलते हैं क्या? क्लोज पैकिंग। आई बात समझ में? तो याद रखना है क्लोज पैकिंग क्या होती है। नाउ वी डिस्क्राइब द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द स्फेरिकल पार्टिकल ऑफ इक्वल साइज when the spheres are packed in a plane, that is are 2 types of close packing। तो हम डिफरेंट अरेंजमेंट जो उस स्फीयर का जो इक्वल साइज़ के हैं उसकी अरेंजमेंट को हम स्टडी करेंगे। और जो स्फीयर्स को पैक किया जाता है एक प्लेन में, तो वहाँ पे 2 टाइप्स की पैकिंग होती है क्लोज पैकिंग। क्या क्या होता है? एक तो होता है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और दूसरा होता है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो हम दोनों स्टडी करेंगे। तो पहला हम देखते हैं यहाँ पे 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय स्टैकिंग और प्लेसिंग द रोज ऑफ द क्लोज पैक्ड स्फीयर्स। दिस कैन बी डन इन 2 वेज। तो जो 2 डायमेंशनल पैकिंग करते हैं उसमें क्या होता है, बस हम उसको स्टैक कर लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाते हैं, तो एक रो बनाते हैं। उस रो में जो सॉलिड स्फीयर रखते हैं वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, या तो वो रो में होंगे या तो वो कॉलम में होंगे। तो इसको जो पैकिंग होती है वो कैसे होती है उसको 2 तरीके से डिफाइन किया गया है। द सेकेंड रो मे बी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट वन such that the sphere of the second rows are exactly above those of the first row। पहला जो अरेंजमेंट है उसको ऐसा हम बना सकते हैं कि जो एक स्फीयर है, मान लीजिए हम ये एक स्फीयर रख देते हैं, ये एक लेयर है। पहला कंडीशन में जो हम बता रहे हैं कि उसको हम ऐसे रखते हैं कि दूसरा लेयर का जो स्फीयर है बस जस्ट उसको टच करता हो। ठीक है, तो ये हमारी पहली कंडीशन हो जाती है कि ये उसको बस टच करता है, बीच का जो स्पेस होता है वो बचा रहेगा। ठीक, अब दूसरी कंडीशंस जब हम इसमें देखेंगे, सेकंड तरीका क्या है यहाँ पे, द स्फीयर्स ऑफ द 2 रोज आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली as well as vertically, the center of the spheres lies one below another। This type of arrangement is called square close packing। तो उसी का पार्ट है फर्स्ट पार्ट का कि इसमें क्या होता है कि जस्ट हम इस तरह से लाइन बाय लाइन टच करके रख देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि एक सेंटर जो हम यहाँ पर रेड कवरिंग दिखा रहे हैं इसको 4 एटम सराउंड करते हैं। तो यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स बनता है, 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशनल में केवल स्क्वायर बन सकता है, ना कि क्यूब बन सकता है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है,
और यहाँ इसकी खास बात क्या होती है, हर एटम का जो सेंटर है वो एक लाइन में होता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल ले ले चाहे वो वर्टिकल ले ले, दोनों तरह से उसका जो सेंटर होता है स्फीयर का वो एक लाइन में होता है, वो एक अलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोज पैकिंग। इसी में आता है हमारा इफ़ वी कॉल द फर्स्ट रो एज ए टाइप रो and the second row being exactly the same as first one is also A type। अगर पहले रो को हम A बोलते हैं और दूसरा रो भी एग्जैक्टली सेम है तो उसको भी हम A बोल देंगे, A टाइप का ही है। सिमिलरली we may place one more row or any other more row to obtain ट्रिपल ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। सेम टाइप के एटम या स्फीयर्स को हम इस तरह से स्टैक करते जाएँ तो हमको जो अरेंजमेंट मिलता है वो ट्रिपल ए टाइप का होता है। या तो ट्रिपल ए बोल सकते हैं या फिर ए टाइप बोल सकते हैं, बट ट्रिपल ए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है तो यही बोलते हैं। इन सच पैकिंग द स्फीयर टचेस 4 अदर स्फीयर्स। इसमें क्या होता है, एक एटम 4 एटम को टच करता है एंड इन दिस केस 52% ऑफ द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड। इस तरह से केवल 52.4% वॉल्यूम ही उसकी ऑक्यूपाई की जाती है। रेस्ट ऑफ द 47.6% ऑफ द वॉल्यूम इज एम्प्टी, इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम वॉइड या वॉइड वॉल्यूम। ठीक है, तो स्फीयर्स के द्वारा जो कवर एरिया है, कवर परसेंटेज है वो 52.4% एंड रेस्ट ऑफ द 47.6% इज लेफ्ट एज अ एम्प्टी स्पेस नोन एज द वॉइड। तो वॉइड भी दो तरह के होते हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, वो लेटर हम लोग देखेंगे। सो इन द स्क्वायर क्लोज पैकिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। यहाँ पे कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई, 4, क्योंकि एक एटम से 4 स्फीयर ही टच करते हैं। ये पहला टाइप हो गया। दूसरा जो तरीका है अरेंजमेंट का 2 डायमेंशनल में, द सेकेंड रो मे बी प्लेस्ड अबव द फर्स्ट वन इन स्टैगर्ड मैनर सच दैट इट्स स्फीयर फिट इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो। पहला देख लिया, एक के ऊपर एक रखा। दूसरे में क्या होता है, जो पहले रो का जो डिप्रेशन है उसमें हम स्फीयर को अरेंज करते चले जाते हैं। इफ़ द अरेंजमेंट ऑफ द स्फीयर इन द फर्स्ट रो इज कॉल्ड ए टाइप, देन द one in the second row is called B type, and the third row is placed adjacent to the second row is in staggered manner is of A type, and again the fourth row is similar to the B type। अगर हम वहाँ पे एक रो लगाते हैं, यहाँ पे इसको हम A बोल दिए, दूसरा रो लगाते हैं इसको हमने B बोल दिया, तीसरा रो लगाते हैं इसको हमने A बोल दिया, चौथा रो को फिर से हमने B बोल दिया। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है उसके ग्रुप्स में, उसके डिप्रेशंस में जो स्फीयर्स का अरेंजमेंट है, इस टाइप को बोलते हैं हम ए बी टाइप अरेंजमेंट। एंड दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। या फिर आगे फिगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन सच पैकिंग वन स्फीयर टचेज द 6 अदर स्फीयर्स। इसमें क्या होता है, एक स्फीयर 6 स्फीयर्स को टच करते हैं। नाउ यू कैन सी इन द फिगर, फर्स्ट रो यहाँ पे अवेलेबल है, उसके बाद सेकेंड रो को उसके ऊपर न रख के उसके ग्रुप्स में, फर्स्ट रो के ग्रुप्स में, उसके डिप्रेशंस में जो कि 2 स्फीयर्स के बीच में बन रहा है उसमें अरेंज करते हैं। तीसरे रो को सेकेंड रो के, चौथे रो को थर्ड रो के ग्रुप्स में उसको अरेंज कर दिया। तो इस तरह क्या होता है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एंड इन दिस केस 60.4% ऑफ द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड एंड द रिमेनिंग 39.6% ऑफ द वॉल्यूम इज एम्प्टी एंड इज कॉल्ड एज द वॉइड वॉल्यूम। इस तरह का जो अरेंजमेंट हो रहा है, इसमें जो ऑक्यूपाइड स्पेस है वो पिछले वाले तरीके के कंपैरिजन में 8% अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो रहा है। कितना, 60.4%। पिछली बार कितना था, 52.4%। और यहाँ पे 39.6% वॉल्यूम बच जाता है जो कि एज ए एम्प्टी स्पेस वॉइड वॉल्यूम होता है। Therefore, this type of packing is more stable than the square close packing। इसीलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होता है। एक स्फीयर 6 स्फीयर से टच करता है, बीच का स्फीयर को 1 2 3 4 5 6 स्फीयर से टच करते हैं, नेबरिंग एटम है उसके। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा था 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट, 2 डायमेंशनली क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर था। 2 तरीके से हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे 3 डायमेंशनली क्लोज पैकिंग।
So all the real structures are three-dimensional structure and they can be obtained by stacking two-dimensionally layer one above the other. हम जितना भी मैटर देखते हैं वो थ्री डायमेंशनल मैटर होता है, रियल स्ट्रक्चर होते हैं। और वो कैसे मिलते हैं? टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ही हम वन अबव अनदर स्टैक करते हैं तो हमको वो स्ट्रक्चर मिलता है। सो लेट अस सी व्हाट टाइप ऑफ थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज। इस तरह से हम अरेंजमेंट करके कितने तरह के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को प्राप्त कर सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे हमारा होता है थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। यहाँ पे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग की अरेंजमेंट करेंगे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। तो इसमें पहला पॉइंट होता है while placing the second square close packed layer above the first one, we follow the same rule that was followed when one row placed adjacent to the other। ये वही रूल है जो एक के ऊपर एक सेम लाइन में एक एटम का जो सेंटर अलाइन होता है, उसी तरीके से हम एक लेयर को दूसरे लेयर के ऊपर रखते चले जाएंगे। सो द सेकेंड लेयर प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर सच दैट द स्फीयर ऑफ द अपर लेयर आर एग्जैक्टली एबव दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। वही बात है कि पहले रो में जो एटम है, पहले जो लेयर में जो एटम है, ठीक उसके ऊपर दूसरे लेयर के, ठीक उसके ऊपर तीसरे लेयर के, और एग्जैक्टली उसी के ऊपर चौथे लेयर को हम रखते चले जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, सारे एटम्स जो लेयर बाय लेयर प्रेजेंट हैं सबका सेंटर का अलाइनमेंट सेम होता है। दे ऑल आर प्रेजेंट इन द सेम लाइन। आई बात समझ में? चलिए अब यहाँ पे आप फिगर देखिए। अब यहाँ पे ये अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल देख लें, चाहे ये अलाइनमेंट हम वर्टिकल देख लेते हैं, हर एटम का सेम है, सब सेम लाइन में अरेंज हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट में क्या होता है, एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। सो इन दिस अरेंजमेंट स्फीयर ऑफ द बोथ लेयर्स आर परफेक्टली अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी देख लिया, यहाँ पे वर्टिकल भी देख लिया, एकदम एग्जैक्टली सेम लाइन में अलाइन होते हैं। उसके सेंटर सारे एटम अलाइन होते हैं। इफ द अरेंजमेंट ऑफ द स्फीयर इन द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ए टाइप एंड ऑल द लेयर्स हैव द सेम अरेंजमेंट, दस दिस लैटिस हैज बीन नेम्ड एज ट्रिपल ए टाइप पैटर्न। ये भी होते हैं ट्रिपल ए टाइप का ही पैटर्न है। ठीक है, सो the lattice thus generated is simple cubic lattice or the primitive cubic unit cell। इस तरह का जो यूनिट सेल या लैटिस जनरेट होता है वो सिंपल होता है। ठीक है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, या तो सिंपल या तो प्रिमिटिव, यही नाम देंगे हम उसको। देयर इज अनदर पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द पैकिंग ऑफ द स्फीयर इज नोन एज द BCC अरेंजमेंट। इसी में एक अरेंजमेंट आता है BCC अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, दिस अरेंजमेंट is observed in square close packing which is slightly open that hexagonal close packing। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ये अरेंजमेंट देखा जाता है जहाँ पे क्या होता है, स्लाइटली ओपन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तरह आता है। इन BCC अरेंजमेंट द स्फीयर ऑफ द सेकेंड लेयर लाइज एट द स्पेस हॉलोज और वाइड्स इन द फर्स्ट लेयर। उसमें क्या होता है कि स्फीयर जो होता है हमारा उसी दूसरे लेयर के, पहले लेयर के फरो में, डिप्रेशन में या ग्रूव्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दस ईच स्फीयर ऑफ द सेकेंड लेयर टचेज द फोर स्फीयर ऑफ द फर्स्ट लेयर। नाउ द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर आर प्लेस्ड एग्जैक्टली एबव द स्फीयर ऑफ द फर्स्ट लेयर। अब थर्ड लेयर को हम एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के एबव रखेंगे, दैट मीन्स वो भी हमारा सेकेंड लेयर के ग्रूव में या डिप्रेशन में ही फिट होगा। आई बात समझ में? वो आप आगे फिगर देखेंगे तो समझ में आएगी आपको। हाँ देखिए, इन दिस वे अब यहाँ पे देखिए ये लेयर A है, ठीक, और ये लेयर B है। अब तीसरा लेयर जो हम रख रहे हैं A के ठीक ऊपर रखेंगे, दैट मीन्स B के द्वारा बनाए हुए जो ग्रूव है इसी पे रख रहे हैं। तो ये जो ग्रूव या डिप्रेशन बने हुए हैं ये भी हॉलो या वॉइड स्पेस में ही है। आई बात समझ में? सो इन दिस वे ईच लेयर ऑफ द सेकेंड लेयर टचेज द 8 स्फीयर, 4 ऑफ द फर्स्ट लेयर एंड 4 ऑफ द थर्ड लेयर। सेकेंड लेयर क्या होता है, 4 फर्स्ट लेयर से और 4 सेकेंड लेयर के स्फीयर से टच करते हैं। सो इस तरह से क्या होता है, वहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 इन BCC स्ट्रक्चर। And the sphere occupy the 68% of the total volume and the 32% of the volume is empty space। यहाँ पे BCC का क्लोज पैकिंग जो है पिछले 2 डायमेंशनल से भी ज़्यादा हो रहा है।
ठीक है, ये उससे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैकिंग एफिशिएंसी आ रही है वो आ रहा है कितना 60%, सॉरी 68%। ओके, चलिए फिगर आपने देख ही लिया। BCC का 4 अपर लेयर के टचिंग है और 4 लोअर लेयर से, और बीच में जो एटम प्रेजेंट है सेकेंड लेयर का, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 8। ठीक, चलिए अब इसमें सेकंड पार्ट आता है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। अब हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर को हम डाल रहे हैं, अभी तक तो हमने स्क्वायरल प्लेन पढ़ा था। सो 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय प्लेसिंग लेयर वन ओवर द अदर। फिर वही है, लेयर को 1 by 1 स्टैक करेंगे। इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइड ओपन स्पेसेस आर प्रेजेंट which is divided into the 2 sets, O set या T set। that means octahedral या फिर tetrahedral। for the convenience है ये, बस convenience के लिए हमने बोल दिया यहाँ पे tetrahedral है या octahedral है। ठीक है, प्लेसिंग द सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर इसका पहला पार्ट है। दूसरे लेयर को हम पहले लेयर के ऊपर कैसे रखेंगे। लेट अस टेक a 2-dimensional hexagonal close packed layer A and place a similar layer above it in such that the sphere of the second layer are placed in the depression of the first layer। पहले लेयर में जो बने हुए ग्रूव या डिप्रेशन है, फरो हैं, उसके ऊपर हमने सेकेंड लेयर को इस तरह से अरेंज किया कि उसी ग्रूव डिप्रेशन में जाके वो फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। अब देखिए, सिंस द स्फीयर ऑफ द 2 लेयर आर अलाइंड डिफरेंटली, लेट अस कॉल द सेकेंड लेयर एज बी। 2 अलग अलग लेयर हैं, उसको इस तरह से अलाइन किया गया है। तो दूसरा लेयर क्या होता है हमारा, बी है। पहला लेयर क्या है, ए है। ठीक, अब यहाँ फिगर में देख सकते हैं जो डार्क ऑरेंज कलर में दिख रहा है ये हमारा लेयर ए है, और ब्लू कलर में जो हमारा लेयर बी है। ठीक है, अब इसको हम अरेंज किए हैं तो बी को ए के फरो में या डिप्रेशन में हमने उसको पुटअप किया है। तो उसके बीच में क्या कुछ स्पेस बचेंगे और कुछ ऑक्यूपाई होंगे। तो जो डिप्रेशन बचता है हमारा लेयर ए में बचा हुआ है, जो बी के जस्ट नीचे है, उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। या फिर ए के ऊपर है और बी के में बचा हुआ है, ए के ऊपर है और बी में बचा हुआ। जैसे कि पहला कंडीशन जो मैंने बोला, लेयर ए में प्रेजेंट है, बी के नीचे है। जैसे कि ये लेयर, ये वॉइड, ध्यान से देखिएगा, फिर से दिखाता हूँ सब कुछ इरेज करके। ये वॉइड हो गया, ये वॉइड हो गया, ये वॉइड हो गया और ये वॉइड हो गया। इस तरह के जितने वॉइड हैं वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, ये है टेट्राहेड्रल, क्योंकि ये लेयर ए में प्रेजेंट है और बी के जस्ट नीचे हैं। इसको कवर कर रहा है बी। ठीक, और इसी में दूसरा पार्ट होता है जो कि बी में प्रेजेंट है बट ए के ऊपर है। कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड हैं। सो सिंपली अगर मैं कहूँ, जो ब्लैक डॉट दिख रहा है दैट इज़ टेट्राहेड्रल वॉइड, और जो हमारा ग्रीन है वो हमारा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे है, पहले टेट्राहेड्रल की बात पूरी कर लेते हैं। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, वो वॉइड जो है वो चारों तरफ कवर होता है केवल 4 स्फीयर से। तो ए लेयर में प्रेजेंट होगा तो 3 ए के 1 बी के होगा। अगर बी लेयर में प्रेजेंट है तो 3 बी के होगा और 1 हमारा क्या होगा वहाँ पे ए का होगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से एक फिगर बनता है, तो वहाँ पे टेट्राहेड्रल फिगर बनता है वहाँ पे, तो वो मैं आगे दिखाऊंगा। तो इस तरह का जो बन रहा है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अब वही हेक्सागोनल की बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल की, तो ऑक्टाहेड्रल जितने ग्रीन डॉट दिख रहे हैं ये हमारे कितने हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 एटम सराउंड होते करते हैं उस पर्टिकुलर वॉइड को। कैसे, 3 हमारा प्रेजेंट होगा बी लेयर में और वही 3 प्रेजेंट होंगे ए लेयर में, तो टोटल कितने हो गए, 6। और ये वॉइड क्या होता है, ओपन स्पेस होते हैं, इसको कोई कवर अप नहीं कर सकते, जैसा कि टेट्राहेड्रल वॉइड में कोई ना कोई एटम उसको कवर कर देगा। ठीक, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर दैट नॉट ऑल द ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर आर कवर्ड बाय द स्पेस ऑफ द सेकेंड लेयर। कोई भी फिगर में देख सकते हैं कि सभी लेयर कवर नहीं है, सभी जो वॉइड है, एम्प्टी स्पेस है, ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं फर्स्ट लेयर के, वो कवर नहीं है सेकेंड लेयर के स्फीयर के द्वारा। ठीक है, whereas the sphere of the second layer is above the void of the first layer or vice versa, a tetrahedral void is formed।
वहाँ पे क्या हो रहा है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, ठीक है। These voids are called tetrahedral voids and because of a tetrahedron is formed when the center of these four spheres are joined। फिगर देख लीजिए, यहाँ पे एक टेट्राहेड्रॉन बन रहा है, 3 ब्लू कलर के जो है लेयर ए मान लीजिए चाहे लेयर बी मान लीजिए, रेड कलर का जो स्फीयर आ रहा है इसको ऊपर से कवर करेगा। सो टेट्राहेड्रल होल आप यहाँ पे देख रहे हैं, टेट्राहेड्रल होल यहाँ भी देख रहे हैं। और फिगर जो इसका अल्टीमेटली बनता है, ये एक टेट्राहेड्रॉन बनता है, 3 स्फीयर ऊपर रख के एक स्फीयर उसके ग्रुप में रखें तो एक टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। और इस वॉइड के जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि 4 स्फीयर ही उसको टचअप कर रहे हैं, ठीक। एट द अदर प्लेस द ट्रायंगुलर वॉइड्स इन द सेकेंड लेयर आर above the triangular voids in the first layer and the triangular shape do not overlap, ठीक है। स्पेस ओवरलैप भी नहीं होगा और स्पेस वहाँ प्रेजेंट भी होगा, तो इस वहाँ पे क्या होता है, वो वॉइड टोटल ओवरलैप नहीं होता किसी भी स्फीयर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 स्फीयर अबव लेयर में, 3 स्फीयर लोअर लेयर में उसको अरेंज किया गया है, लेकिन फिर भी ये वॉइड प्रेजेंट होगा वहाँ पे। उस वॉइड को 6 स्फीयर कवर करते हैं वहाँ पे। सो दिस टाइप ऑफ वॉइड इज़ नोन एज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। आई बात समझ में, कैसा होता है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फिगर में आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। बहुत सारे बच्चों का इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, तो सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ एकदम अपनी लैंग्वेज में। ऐसे आप लोग भी पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, आपको हम उसी लैंग्वेज में बता रहे हैं, अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर इंटेलेक्टस स्टडी नाम से टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को, और वहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछ के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ द नंबर ऑफ दीज टाइप्स ऑफ वॉइड्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर। कितने वॉइड प्रेजेंट होंगे टेट्राहेड्रल, कितने वॉइड्स प्रेजेंट होंगे ऑक्टाहेड्रल में, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर पे। कैसे? नाउ लेट अस एज्यूम दैट नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स आर टोटल n, so the number of the octahedral voids will be n and number of the tetrahedral voids will be 2n, ठीक है। नंबर ऑफ वहाँ पे जो पीछे ब्लू ब्लैक वाला स्ट्रक्चर दिख रहा था, आप उसमें काउंट करेंगे तो ग्रीन का जो नंबर होगा वो आधा होगा ब्लैक डॉट का। दैट मीन्स टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होगा। एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, अच्छे से याद करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, रटने का जरूरत नहीं है। एक बार दिमाग में बिठा लेंगे तो क्वेश्चंस आसानी से निकल जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और सिंपल ऑप्शंस में दिए जाते हैं, लैंग्वेज में घुमाते हैं वहाँ पे। तो अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे तो क्वेश्चंस निकल जाएंगे और टाइम भी आपका बचेगा। तो ये आज का मेरा छोटा सा वीडियो था। एज्यूम करता हूँ, मैं होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो आप लोगों को जल्दी से जल्दी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर वीडियो ताकि बहुत लोगों को इसका प्रॉफिट मिल सके। और बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मैं मिलूँगा आपसे, इसी के आगे पोर्शन बढ़ाते हुए। इसमें और भी टाइप के अरेंजमेंट्स हैं वो मैं बताऊँगा, ठीक है। फिर हैव अ नाइस डे, थैंक यू।